हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की इस सीरीज़ में आज अपना टॉपिक है जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम को और साथ ही साथ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आज अपना जो यहाँ अपने को जो टॉपिक पढ़ना है वो होगा हमारा एक तो जनरलाइज्ड मोमेंटम और साथ ही साथ अपने को यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो होगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इससे पहले के जो अपने लेक्चर्स हुए थे वहाँ अपन ने जनरलाइज नोटेशन में क्या क्या रीड किया था। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को अपन ने पढ़ लिया था, जनरलाइज्ड वेलोसिटी अपन ने पढ़ लिया था, साथ में जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट और जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, एक बार मैं उन चीज़ों को वापस से दोहराऊंगी कि जो चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। पहली थी अपनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि देखो जनरलाइज्ड मोमेंटम को पढ़ने से पहले अपने को ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि सिंपली एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड मोमेंटम। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसीलिए बार बार, क्योंकि यहाँ पे अपन यूज़ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को, जनरलाइज्ड फोर्स को या फिर जनरलाइज्ड मोमेंटम को ही यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास इन सभी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को अपन ने पढ़ा था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या थे अपने, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की सिंपल सी डेफिनेशन थी अपने पास कि एक कोई डायनामिकल सिस्टम है, उस डायनामिकल सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपन यूज़ करते हैं, और वही जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास होते हैं वही क्या कहलाते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कोई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए कुछ नहीं करना अपने को कि एक कोई अपना सिस्टम होगा, उस वो मोशन में होगा। ठीक है, तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट्स के अपने को रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाएंगे, अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और यदि इनके नोटेशन की बात करें तो ये किससे डिनोट किए जाते हैं, क्यू के से। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के से। और यहाँ पे जो के अपन ने यूज़ किया है उसकी वैल्यू 1 to स्मॉल n तक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल n अपन ने यूज़ किया है ये नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करें अपन किसकी, साथ ही साथ मैंने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को लेके एक बात और बताई थी कि ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कि यदि अपने पास सिस्टम के लिए एक से ज़्यादा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, यदि एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू में यदि आप चेंज करते हैं तो उससे दूसरे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ लिख सकती हूँ कैसे वेरिएबल होते हैं ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो अपने पास किसकी बात हो गई, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई। अब दूसरी अपन बात करें किसकी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी की। तो देखिए जनरलाइज्ड वेलोसिटी को अपन ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ अपन ने जनरलाइज्ड वेलोसिटी को पढ़ने के लिए, देखो जनरलाइज्ड वेलोसिटी को समझने के लिए अपन ने सिस्टम लिया था। उस सिस्टम में अपने पास टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, कैपिटल N अपन ने वहाँ पे पार्टिकल कंसीडर किए थे। और यदि उस सिस्टम का कोई एक पार्टिकल, अपन टोटल पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल अपन लेते हैं तो उस पार्टिकल के लिए वो जो पार्टिकल अपन ने यहाँ पे लिया है, जिस पार्टिकल को अपन ने कंसीडर किया है, उसके लिए अपने पास पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखा जाता है, Q1 Q2 ... Qn, और यहाँ पे स्मॉल t भी अपन लिखते हैं, वो
टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर किसके लिए हो जाएगा अपने पास, सिस्टम के ith पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे यदि अपन इसके लिए जनरलाइज वेलोसिटी को डिफाइन करें तो देखिए स्टूडेंट, जनरलाइज वेलोसिटी अपने पास आती है, यहाँ अपन ये जो पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का उसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं और यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में अपने पास जो RI है किसका फंक्शन है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का, और टाइम t का फंक्शन है। तो जब अपन RI का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो इस RI का पहले QK के रेस्पेक्ट में होता है, QK मतलब सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, देन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है अपने पास उनका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो मैं इन सभी टर्म्स को जनरलाइज करके लिख लेती हूँ और वो अपने पास आएगा समेशन k इक्वल टू 1 to स्मॉल n किसके लिए लिखा है, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए, जितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उन सभी की वैल्यू के लिए अपन ने स्मॉल n को यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा देखिए, डेल RI अपॉन डेल QK और यहाँ हो जाएगा dQK अपॉन dt, ठीक है। और यहाँ पे जो t है उसको अपन ने लिख दिया डेल RI अपॉन डेल t, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो DRI अपॉन dt है अपने पास, DRI अपॉन dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम डेरिवेटिव है किसका, पोजीशन वेक्टर का। तो यही अपने पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं इसको VI, या फिर ये किस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, RI की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया, RI डॉट पे अपन इसको लिख सकते हैं। और ये अपना आएगा k इक्वल टू 1 to स्मॉल n डेल RI अपॉन डेल QK डॉट प्लस डेल RI अपॉन डेल t, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोटेशन अपने को मिली है ये नोटेशन किसके लिए हो जाएगी अपने पास, ये नोटेशन अपने पास किसके लिए हो जाएगी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन अपने पास आई है ये इक्वेशन किसके लिए होगी अपने पास, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के लिए, ओके। अब यदि अपन बात करें कि अपना जो सिस्टम है टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ये सेकेंड टर्म अपनी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। और उस कंडीशन में अपने पास केवल क्या बचता है यहाँ पे देखिए, ठीक है। यदि अपना सिस्टम लिख सकते हैं अपन, इफ system does not depend on time t explicitly, then डेल RI अपॉन डेल t अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो अपना डेल RI अपॉन डेल t है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन डेल RI अपॉन डेल t अपना 0 हो गया। देन जनरलाइज वेलोसिटी का जो नोटेशन होगा अपना वो किस तरीके से लिखा जाएगा देखिए, समेशन k इक्वल्स टू 1 to स्मॉल n डेल RI अपॉन डेल QK डॉट, ठीक है। और ये जो QK डॉट अपन ने यहाँ पे लिखा है वही QK डॉट अपना क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को भी अपन ने डिस्कस कर लिया है, जनरलाइज वेलोसिटी भी अपने पास आ गई है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें किसकी, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की, तो वो है अपने पास देखिए स्टूडेंट्स, जनरलाइज्ड, नेक्स्ट अपने को बात करनी है जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की। तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट अपना होगा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की यदि अपन बात करते हैं तो जो वेलोसिटी वाला अपने पास आया है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी के लिए तो अपन ने जो पोजीशन वेक्टर था उसका टाइम डेरिवेटिव लिया था। यहाँ अपने को टाइम डेरिवेटिव नहीं लेना, ओनली चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओनली पोजीशन वेक्टर का अपने को चेंज देखना है और वो अपने पास आ जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 to
स्मॉल n डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के इंटू डी क्यू के, ठीक है। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो अपने पास डी क्यू के अपना मिला है वही क्या होगा अपने पास जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, फर्दर अपन ने बात कर ली थी किसकी, नेक्स्ट अपन ने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को भी कर लिया था कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपना ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जिसमें केवल अपन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में जो वेरिएशन होता है उसी को इन्वॉल्व करते हैं, टाइम में किसी तरीके का चेंज कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो देखिए अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट था अपने पास, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को अपन लिख सकते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से आया था अपने पास, बात करें यदि अपन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की तो वो होगा अपना देखिए स्टूडेंट्स, डेल आर आई चेंज इन पोजीशन एट फिक्स्ड टाइम टी। यहाँ पे जो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट था वो किसी टाइम टी पर, यहाँ पे अपना टाइम टी भी चेंज हो रहा है, तो इस तरीके का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपना जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है। बात करें किसकी, केवल अपन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में टाइम में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है, केवल और केवल चेंज होता है किसमें, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में। तो ये अपने पास आएगा डेल आर आई इक्वल्स टू समेशन ओवर के इक्वल टू 1 to स्मॉल n डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के इंटू डेल क्यू के, ठीक है। और जो फर्दर टाइम वाली जो अपने पास टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए, जनरलाइज वेलोसिटी पढ़ ली, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ अपन ने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि अपना टॉपिक था, क्या था, जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है। यहाँ अब अपने को किसको पढ़ना है, केवल जनरलाइज मोमेंटम को। तो देखिए जनरलाइज मोमेंटम अपना क्या होता है, नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग है उसको लिख लेते हैं अपन, हेडिंग अपने पास जनरलाइज मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए जनरलाइज्ड मोमेंटम को यदि अपन इसके नोटेशन की बात करें तो जनरलाइज्ड मोमेंटम को किस तरीके से नोटिफाई करते हैं अपन, जनरलाइज्ड मोमेंटम किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम पी के होता है और पी के की वैल्यू अपने पास आती है डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ठीक है। यदि इसके नोटेशन की, केवल यदि इसके नोटेशन की अपन बात करते हैं तो जनरलाइज नोटेशन को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं पी के, और पी के की वैल्यू आती है अपने पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट, ठीक है। कि यहाँ अपने को क्या करना है कि जो लैग्रेंजियन अपने पास आता है उस लैग्रेंजियन फंक्शन का अपने को जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू के डॉट, और क्यू के डॉट क्या है अपनी जनरलाइज्ड वेलोसिटी, तो यहाँ अपने को लैग्रेंजियन का जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अब इसको सिंपली एग्जाम्पल से अपन एक समझते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में डेफिनेशन वाला पार्ट भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर यहाँ से कोई क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कि वो आपको क्या दे देंगे, एक लैग्रेंजियन दे देंगे, लैग्रेंजियन का एक्सप्रेशन आपके पास होगा वहाँ पे एग्जाम में, और वहाँ से पूछेगा कि फाइंड द जनरलाइज्ड मोमेंटम फॉर दिस लैग्रेंजियन, ठीक है। कोई एक अपना सिस्टम है, उसके लिए लैग्रेंजियन की वैल्यू अपने को गिवन होगी और जनरलाइज्ड मोमेंटम आपको वहाँ से पूछा जाएगा। तो देखिए किस तरीके से, तो यहाँ पे जब अपन जनरलाइज्ड मोमेंटम को पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे अपन उनको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो सब मतलब जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है अपना वो सिंगल पार्टिकल है, कि कोई एक अपना पार्टिकल है वो केवल वन डायमेंशनल में उसकी मोशन हो रही है, सिंगल डायरेक्शन में वो एक डायरेक्शन में यदि मूव कर रहा है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की
किस तरीके से लिखी जाएगी देखिए, फॉर एग्जाम्पल में एक पार्टिकल लेते हैं अपन, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m moving with velocity v, moving with velocity v in x direction। ओके, तो यहाँ अपना क्या है, कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है अपने पास स्मॉल m, और वो पार्टिकल अपना एक डायरेक्शन में x डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेलोसिटी कितनी है उसकी, v है। ओके, तो देखो डायग्राम से यदि अपन देखें तो ये अपना पार्टिकल है, इनिशियली कहाँ पे है, रेस्ट में है, ये इसकी x डायरेक्शन होगी। अब इसकी इस वाली पोजीशन से, ठीक है, जब ये रेस्ट में है उससे अपन इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। मोशन करना जब ये स्टार्ट होता है तो ये यहाँ इस पोजीशन से कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। तो यदि अपन इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, x डॉट, और x डॉट क्या होता है अपना, v होता है। ओके, तो यदि अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगी, देन काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस पार्टिकल विल बी, काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस पार्टिकल विल बी, क्या होगा अपने पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, T इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। ये अपन सब अपने को सभी को पता है कि T की वैल्यू क्या होती है अपने पास, हाफ m v स्क्वायर, और इसी को अपन लिख सकते हैं हाफ m x डॉट स्क्वायर, क्योंकि जो अपनी वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, x डॉट के इक्वल होती है। तो यहाँ अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है उसका x डॉट के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएशन अपन करते हैं। तो देखिए द डेरिवेटिव ऑफ t with respect to x डॉट, यदि जो t की जो नोटेशन, t की वैल्यू है अपने पास, उसका यदि अपन क्या करते हैं x डॉट के रेस्पेक्ट में यदि अपन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है अपने पास, देखिए तो वैल्यू होगी अपने पास डेल t अपॉन डेल x डॉट। t की जो वैल्यू है अपन उसका x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ m तो अपने पास क्या होगा, हाफ m तो अपने पास एज इट इज रहेगा। केवल ये जो अपने पास x डॉट स्क्वायर है इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है तो वो होगा अपने पास स्टूडेंट 2x डॉट। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 से 2 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल अपने पास क्या बचेगा, mx डॉट। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपन सभी जानते हैं ये तो अपने पास m तो क्या है, मास है, और x डॉट क्या है, अपनी वेलोसिटी। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास है इसको अपन लिख सकते हैं मोमेंटम p। ओके, तो देखिए ये तो बात कब हो गई अपने पास, तो देखिए कि यहाँ पर ने सिंगल पार्टिकल लिया था और वो सिंगल पार्टिकल अपना x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तब अपने पास जो मोमेंटम आया है, मोमेंटम अपना mx डॉट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, नाउ पता है अपने को, वी नो दैट if potential energy V
potential energy V does not depend on velocity। यदि जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है V वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, दैट इज ये जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है केवल किसका फंक्शन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट, यहाँ से अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो मोमेंटम है अपना, जो कि अपने को यहाँ पे इस इक्वेशन में मिला है, उसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स डॉट और t माइनस वी, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो ये डेल v अपॉन डेल एक्स डॉट है वो अपने को पता है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में अपने पास कहीं पे भी वेलोसिटी नहीं है, तो ये अपना क्या होगा, जीरो होगा। और फर्दर अपन इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम अपने पास आया है वैल्यू क्या है इसकी, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ओके। तो देखिए तो यहाँ पे जो ये अपने पास मोमेंटम आया है ये किस कंडीशन में आया है कि जब अपना पार्टिकल केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इस मोमेंटम को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, दिस मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यहाँ पे जो मोमेंटम आया है केवल एक्स डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में था, एक्स के रेस्पेक्ट में था, तो ये होगा अपना डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ठीक है। यदि अपन बात करें कि अपना जो पार्टिकल है वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए अपने पास क्या आ जाएगा, यदि अपन वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन क्या देखते हैं, मोमेंटम को देखते हैं, तो वो सिमिलरली अपना किस तरीके से लिखा जाएगा, डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट। और बात करें जेड डायरेक्शन की, तो जेड डायरेक्शन के लिए जो अपने पास मोमेंटम होगा वो होगा डेल एल अपॉन डेल जेड डॉट, ओके। तो केवल यदि एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को मोमेंटम देखना है तो वो होगा अपना डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, वाई के रिस्पेक्ट में देखना है तो डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, और बात करें यदि जेड डायरेक्शन में तो वो होगा डेल एल अपॉन डेल जेड डॉट, ठीक है। तो यदि तीनों टर्म्स को अपन जनरलाइज करके लिखे तो जनरल फॉर्म में अपने पास मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, इन जनरल अपने पास जो मोमेंटम होगा वो होगा पी के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट। तो ये जो अपने पास इक्वेशन अपने पास आई है वही क्या होगी, अपने पास जनरलाइज्ड मोमेंटम की वैल्यू होगी। यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू मिली है वही वैल्यू क्या कहलाती है, अपनी जनरलाइज्ड मोमेंटम कहलाती है। इसी को अपन कैनोनिकल मोमेंटम बोलते हैं और यही क्या कहलाता है, कंजुगेट मोमेंटम, ठीक है। तीन नाम है इसके और तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास जनरलाइज्ड मोमेंटम भी आ सकता है, वो जनरलाइज्ड मोमेंटम भी पूछ सकता है आपसे, कंजुगेट मोमेंटम भी पूछ सकता है या फिर कैनोनिकल मोमेंटम। तो तीनों टर्म्स को आपको याद रखना है। मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा जा सकता है। यहाँ जो इक्वेशन आई है पहले तो इस इक्वेशन को, यहाँ जो वैल्यू मिली है इसको अपन वैल्यू इक्वेशन 2 लिख देंगे और ये जो अपने पास वैल्यू आई है दिस इज नॉन एज जनरलाइज्ड मोमेंटम। ये जो वैल्यू अपने पास आई है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जनरलाइज्ड मोमेंटम को। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यही मोमेंटम अपना क्या कहलाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजुगेट मोमेंटम, कंजुगेट मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम। ये जो नाम है इसी के नाम है कैनोनिकल मोमेंटम। तो आपको इन तीनों टर्म्स को याद रखना है। जनरलाइज मोमेंटम भी वही है अपना,
कैनोनिकल मोमेंटम भी वही है और कंजुगेटिव मोमेंटम भी अपना यही है। तीनों की वैल्यू अपने पास क्या आती है, पी के इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट। जो लैग्रेंजियन है अपना उसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, क्यू के डॉट, और वो क्यू के डॉट अपना क्या होता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्वेश्चन किस तरीके से आता है अपना। तो देखिए वैल्यू को आपको अच्छे से देख लेना है, पी के और इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट। और नाम कौन कौन से हैं इसके, एक है जनरलाइज मोमेंटम, एक है अपना कंजुगेट मोमेंटम और एक है अपना कैनोनिकल मोमेंटम। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसका। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स कि कोई अपना फर्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं कि एक अपने पास पार्टिकल है और वो पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है स्पेस में और उस पर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass small m falling freely under a gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड, एक अपना कोई पार्टिकल है और वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या करता है, फ्री फॉल कर रहा है। ओके, तो अपने को क्या फाइंड करना है, देन कैलकुलेट इट्स कैनोनिकल मोमेंटम और जनरलाइज्ड मोमेंटम। कैलकुलेट इट्स जनरलाइज्ड मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, तो ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए कि एक अपना कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर क्या करता है, फ्री फॉल कर रहा है। तो उस पार्टिकल के लिए अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जनरलाइज्ड मोमेंटम की। तो देखिए, तो सबसे पहले अपने को क्या करना रहेगा सॉल्यूशन में, इसके लिए लैग्रेंजियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन होगा अपने पास। फॉर दिस पार्टिकल पता है अपने को, फॉर दिस पार्टिकल लैग्रेंजियन कैन बी रिटन एज for this particle Lagrangian can be written as, किस तरीके से लिखा जाएगा Lagrangian, पता है अपने को कि Lagrangian L क्या होता है अपना, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये अपन ने जब प्रॉब्लम सॉल्व करी थी तब अपन ने डिस्कस किया था। अब देखिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी है अपने को, इधर साइड में कर देती हूँ कि जब अपना पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है तो स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, हाफ m, और x कोऑर्डिनेट भी होगा इसके पास, y कोऑर्डिनेट भी होगा और z कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म आ जाती है अपने पास हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसके लिए क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बात करें इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। तो देखिए यदि अपन z डायरेक्शन को अपवर्ड माने, यहाँ पे z डायरेक्शन को अपन ऊपर की तरफ मानते हैं, तो हाइट कहाँ पे होगी उसकी, z डायरेक्शन की तरफ होगी। डायग्राम देख लीजिए कि ये अपने पास ये z डायरेक्शन है, ये लेट x डायरेक्शन है और ये
वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो उसकी तीनों के रेस्पेक्ट में होगी क्योंकि ऊपर से गिर रहा है और किसके अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो हाइट कहाँ पे है, जेड डायरेक्शन की तरफ है क्योंकि यहाँ पे जेड को अपन ऊपर की तरफ मान रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी mgz। ओके ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी अपन ने लिख ली है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी अपन ने लिख ली है। तो टोटल एल अपने पास क्या होगा, टोटल एल अपने पास हो जाएगा हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस mgz, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास है, लैग्रेंजियन फॉर दिस पार्टिकल। नाउ अपने को क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए जनरलाइज पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पता है अपने को जनरलाइज मोमेंटम अपने को फाइंड आउट करना है। तो जनरलाइज मोमेंटम किस तरीके से फाइंड किया जाता है, सिंस जनरलाइज मोमेंटम के लिए अपने पास फॉर्मूला है pk इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट। ओके, तो यहाँ पे अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 x y एंड z। तो जो अपना जनरलाइज मोमेंटम निकलेगा वो भी तीनों के रेस्पेक्ट में होगा। तो वो किस तरीके से आएगा देखिए, जनरलाइज मोमेंटम होगा अपना, देखिए स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अपने पास जनरलाइज मोमेंटम इसके लिए आ जाएगा जनरलाइज मोमेंटम फर्स्टली px x के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे डेल l अपॉन डेल x डॉट, और वैल्यू क्या आएगी अपने पास m हाफ m। ओके, क्योंकि यहाँ पे लैग्रेंजियन देखिए, लैग्रेंजियन अपने पास क्या है, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। तो केवल यदि अपन x डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो अपने पास क्या आता है 2x डॉट, 2 से 2 अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी px की mx डॉट। सिमिलरली अपने को py के रेस्पेक्ट में निकालना है तो वो होगा अपना l का अपने को y डॉट के रेस्पेक्ट में क्या कर लेंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो सिमिलरली अपने पास क्या वैल्यू आती है 2y डॉट, क्योंकि यहाँ पे x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर अपने पास है, ठीक है। तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी इस कंडीशन में my डॉट, ठीक है। तो पता भी चल रहा है कि x डॉट y डॉट और z डॉट अपने किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मोमेंटम क्या होता है अपना, मास इनटू वेलोसिटी mv। और pz देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है डेल l अपॉन डेल z डॉट, और ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी देखिए सेम mz डॉट। तो यहाँ पे अपन ने इस पार्टिकल के लिए जनरलाइज मोमेंटम को कैलकुलेट कर लिया है। px py और pz किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए जनरलाइज्ड मोमेंटम को, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स का। यहाँ तो अपने पास बात किसकी हो गई, यहाँ तो अपन ने जनरलाइज्ड मोमेंटम को डिस्कस कर लिया है,
नेक्स्ट अपने को किसको डिस्कस करना है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को अपन इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स अपने क्या होते हैं, तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए पहले हेडिंग लिख लेते हैं अपन, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। और इसी को अपन बोल सकते हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो क्या होते हैं अपने साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को, अपनी जो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसको अपन लिखेंगे। तो फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन can be written as, किस फॉर्म में लिखी जाती है अपनी लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, अपन सभी को पता है, d बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल्स टू 0। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो ब्रैकेट में अपने पास क्वांटिटी है डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट है, इसको अपन ने क्या डिफाइन किया है, जनरलाइज मोमेंटम। सिंस साइड में लिख सकते हैं कि जो अपना डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट है किसकी वैल्यू अपने पास, जनरलाइज मोमेंटम की, और जनरलाइज मोमेंटम को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी के से। तो यहाँ अपन इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो होगा अपने पास डी बाई डी टी ऑफ पी के माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 0। ओके, तो यह इक्वेशन अपनी इस फॉर्म में आ जाएगी। नाउ वी कंसीडर if qk is not appear in the expression of Lagrangian, Lagrangian L, देन जो डेल एल अपॉन डेल क्यू होगा अपना, डेल एल अपॉन डेल क्यू के की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए काम क्या किया है, यहाँ अपन ने माना है, फर्स्टली अपन ने लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख दिया है, ये अपने पास किसकी वैल्यू है, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब यहाँ पे जो वैल्यू है अपने पास डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जनरलाइज मोमेंटम को। तो यहाँ अपन ने वैल्यू पुट कर दी है किसकी, जनरलाइज मोमेंटम की। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है इसके लिए अपन ने क्या कंसीडर किया है कि यदि L के एक्सप्रेशन में, यदि किसी सिस्टम के लिए उसके एक्सप्रेशन में क्यू के यदि प्रेजेंट नहीं हो तो वहाँ पे डेल एल अपॉन डेल क्यू के अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि इसको अपन इस इक्वेशन में यूज करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, देखिए इस वैल्यू को यदि अपन यहाँ पे यूज करते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, किस फॉर्म में आएगी, देन वी कैन राइट, किस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी अपने पास, d बाई डी टी ऑफ पी के, ये अपना एज इट इज रहेगा। और जो अपना डेल एल अपॉन, देखिए यहाँ पे जो अपना डेल एल अपॉन डेल क्यू के है, यहाँ इस इक्वेशन में देखिए कि जो अपना डेल एल अपॉन डेल क्यू के है ये अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन जो अपने पास इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, d बाई डी टी ऑफ पी के, ये अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d बाई डी टी ऑफ पी के को अपन क्या लिख सकते हैं, पी के डॉट, और पी के डॉट क्या हो जाए, पी के डॉट की वैल्यू अपने पास क्या हो रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे ये जो पी के डॉट है इसको अपन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ
मोशन। ये जो पीके है अपना, ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाएगा। ठीक है, कि टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्यूके है, जो कि अपना लाग्रांजियन फंक्शन में अपीयर नहीं है, वो क्या कहलाएगा, अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेट और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, एंड लिख सकते हैं अपन, एंड क्यूके जो होगा अपना, वही क्या होगा, अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेट, और इसी को अपन बोलेंगे इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ से क्या समझ में आया अपने पास कि यदि लाग्रांजियन के एक्सप्रेशन में अपने पास कोई कोऑर्डिनेट, कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट प्रेजेंट नहीं है, तो उससे एसोसिएटेड जो अपने पास जनरलाइज मोमेंटम आता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ऑफ मोशन रहता है। ठीक है, और वो जो कोऑर्डिनेट है जो अपना लाग्रांजियन के एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं है, वो कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेट या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो जनरलाइज मोमेंट स्टार्टिंग से यदि अपन बात करें तो जनरलाइज मोमेंटम क्या था अपने पास, जो एल फंक्शन है अपना, एल जो लाग्रांजियन है उसका जनरलाइज वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे जो क्वांटिटी अपने को मिलती है वो क्या कहलाती है, जनरलाइज मोमेंटम कहलाती है। इसी जनरलाइज मोमेंटम को अपन कंजुगेट मोमेंटम बोल सकते हैं, या फिर यही क्या कहलाता है, अपना कैनोनिकल मोमेंटम कहलाता है। दूसरी बात करें अपन किसकी, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स, तो इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं कि यदि कोई कोऑर्डिनेट, यदि कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट लाग्रांजियन के फंक्शन में अपीयर नहीं है, लाग्रांजियन फंक्शन में अपीयर नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेट क्या जाएगा अपना, वो कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट या फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, और उससे एसोसिएटेड, उससे जो कंजुगेट मोमेंटम होगा उसका, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन होगा अपना, क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m moving under a central force field, then find its conjugate momentum, and cyclic coordinates। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि एक अपना कोई पार्टिकल है, मास m का अपने पास यहाँ पे पार्टिकल है, और वो पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है अपने पास, अंडर अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या काम करना है, इस पार्टिकल के लिए फर्स्टली इसका जनरलाइज मोमेंटम निकालना है, देन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से होगा, सॉल्यूशन अपने पास होगा, सबसे फर्स्ट अपने को क्या कैलकुलेट करना रहेगा इसके लिए, लाग्रांजियन। तो लाग्रांजियन फॉर दिस पार्टिकल मूविंग अंडर central force field can be written as तो देखिए इसके लिए L फंक्शन अपना किस तरीके से लिखा जाएगा, अपने को पता है कि यदि कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के प्लेन में मूव करता है, ठीक है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर देना, मूविंग इन अ
प्लेन। ओके, यहाँ जो पार्टिकल है अपना सेंट्रल फोर्स के अंडर एक प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अपना इस तरीके से है कि कोई एक अपना पार्टिकल है सेंट्रल फोर्स के अंडर एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसके लिए लैग्रेंजियन अपना किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए हाफ एम, यदि प्लेन में मूव कर रहा है और साथ में उस पर सेंट्रल फोर्स लगा हुआ है तो कौन से कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे अपन उसके लिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ अपने पास इसके लिए जो एल फंक्शन होगा वो होगा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी लेट फंक्शन है आर का। ओके, तो फर्स्टली अपने को क्या निकालना है, इसके लिए मोमेंटम निकालना है, जनरलाइज मोमेंटम निकालना है। तो जनरलाइज मोमेंटम क्या होगा, देन जनरलाइज मोमेंटम फॉर दिस पार्टिकल, जनरलाइज मोमेंटम क्या होगा इस पार्टिकल का, देखिए स्टूडेंट्स, एक तो यहाँ अपने पास क्या है आर कोऑर्डिनेट है, साथ ही साथ अपना थीटा कोऑर्डिनेट है। तो आर के रेस्पेक्ट में जो अपना मोमेंटम निकलेगा उसको अपन लिखेंगे पी आर, और वो होगा अपना डेल एल अपॉन डेल आर डॉट। तो यहाँ अपने को जो एल फंक्शन है अपना उसका किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेगा, आर डॉट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखिए हाफ एम ये अपना एज इट इज रहेगा। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए अपने पास क्या है, आर डॉट स्क्वायर है, तो आर डॉट स्क्वायर का अपने पास क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 2r डॉट। ओके, 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, और जो जनरलाइज मोमेंटम अपने पास आएगा किसके रेस्पेक्ट में, आर डॉट के रेस्पेक्ट में, वो होगा एम आर डॉट। ठीक है, दूसरे की अपन बात करें, दूसरा जो कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, थीटा डॉट है। तो थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में भी अपन क्या कर लेते हैं, इसका मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में मोमेंटम क्या आएगा, देखिए तो थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में पी थीटा अपना होगा, देखिए डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। तो जो एल फंक्शन था अपना, यहाँ पे देखिए एक बार देख लीजिए कि यहाँ अपना एल फंक्शन क्या है, एल अपना था हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसके लिए अपने पास पी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पी थीटा होगा अपना पी थीटा इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। और यहाँ देखिए जो अपना लैग्रेंजियन फंक्शन है उसका अपन थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो अपना आएगा आर स्क्वायर, यहाँ इसके साथ जो आर स्क्वायर है वो अपना एज इट इज रहेगा, और जो थीटा डॉट है उसके लिए अपन लिखेंगे 2 थीटा डॉट। तो 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया, और जो अपना थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में जो कंजुगेट मोमेंट आया है उसकी वैल्यू है अपने पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, तो आर के रेस्पेक्ट में जो अपना कंजुगेट मोमेंट है उसकी वैल्यू अपने पास एम आर डॉट, और थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में है वो होगी अपने पास एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। अब अपने को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो देखिए फर्स्टली तो लैग्रेंजियन को देख के ही अपने को समझ में आ जाता है। यहाँ पे देखिए जो अपना लैग्रेंजियन है उसको देखिए एक बार, यहाँ पे लैग्रेंजियन क्या है अपना हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर डॉट है और आर भी है। ठीक है, लेकिन थीटा डॉट है लेकिन थीटा नहीं है। तो अपने को पता है कि यदि अपन डेल एल अपॉन डेल आर करते हैं तब अपने पास कोई ना कोई वैल्यू आती है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं होती है। लेकिन यदि अपन डेल एल अपॉन डेल थीटा करते हैं तो वो अपना क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो थीटा कोऑर्डिनेट है वही क्या कहलाएगा, अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेट या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। क्या लिख सकते हैं अपन इसके लिए, देखिए ये अपना आ जाएगा, इसी को अपन लिख सकते हैं सिंस
डेल एल अपॉन डेल थीटा। यदि अपन लैग्रेंजियन फंक्शन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होगा अपने पास इक्वल टू 0। तो जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो होगी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी वो होगी अपने पास डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन किसके लिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा कोऑर्डिनेट। थीटा कोऑर्डिनेट के लिए जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होगी अपनी इस तरीके से लिखी जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू है डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट ये किसकी वैल्यू अपने पास पी थीटा की, तो यहाँ अपन इसको पी थीटा पुट कर देंगे और ये जो डेल एल अपॉन डेल थीटा है ये क्या है अपना 0 है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पी थीटा डॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना 0 और यही पी थीटा अपना क्या कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो इस तरीके से अपने को जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन होंगे या फिर जनरलाइज मोमेंटम के क्वेश्चन होंगे वो अपने को इस तरीके से सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पी थीटा अपने पास आया है ये क्या कहलाएगा अपना कांस्टेंट ऑफ मोशन और जो थीटा कोऑर्डिनेट है उस थीटा कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो अपने पास क्वेश्चन को करने का जो अपने पास ट्रिक है कि सबसे पहले अपने को एल फंक्शन को देखना है कि एल फंक्शन में कौन सा कोऑर्डिनेट अपने पास अपीयर नहीं है, ठीक है। कौन सा जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी की बात नहीं कर रही, मतलब डॉट वाला नहीं होना चाहिए, विदाउट डॉट वाला। यदि डॉट किसी कोऑर्डिनेट के साथ डॉट है तो वो अपना वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। विदाउट डॉट वाला कोऑर्डिनेट देखना है कि कौन सा अपना अपीयर नहीं है, वही क्या होगा अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा और उससे एसोसिएटेड जो अपना मोमेंटम है वही क्या कहलाएगा अपना कांस्टेंट ऑफ मोशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो अपना है इससे आगे का टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।